हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जिनका जिनका एग्जाम कल यानी कि 11 जुलाई को हिंदी का एग्जाम है। और दोस्तों ये आप लोग अंतिम एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि अंतिम एग्जाम में अच्छे से फोड़ सको। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इसमें से जरूर आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा उसका आंसर को, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है, हिंदी तो ऐसे ज्यादा आप लोग हार्ड होगा नहीं। और सॉरी, माफी चाहता हूं, मैं कुछ दिनों अगले 1-2 दिनों में वीडियो अच्छे से नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी तबीयत उतना अच्छा नहीं था, इसलिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और एक काम करो जरूर करना, अपने की आपके जितने सारे दोस्त उनको शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को पता चले। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर बसर नहीं हो सकेगा। पिछड़े ख्याल मतलब जो पुरानी जिस प्रकार की बातें होती हैं, अंधविश्वास वाले होते, उस प्रकार का। तो देखो क्या वहां पर कि लेखक का परिवार जो है पढ़ा लिखा परिवार था। ठीक है, वह सामाजिक कुरीतियों मान्यताओं को नहीं मानता था। मतलब जो अंधविश्वास होते हैं ना, उनको वो नहीं मानता था, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी तो यार विश्वास मतलब जो अंधविश्वास होगा उसको तो मानेगा नहीं। इसलिए कन्हैयालाल की पत्नी के टिप्पणी पर उसने सोचा कि सब पिछड़े ख्यालातों को हमारे घर में इस सब पिछड़े ख्यालातों को हमारे घर में गुजर बसर नहीं है। अर्थात मेरे घर वाले पिछड़े ख्यालों को न मानेंगे न भरोसा करेंगे। यह सब बेहूदी और फुहड़ बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, तो लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर बसर नहीं हो सकता? क्योंकि उनके घर वाले जो हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो अंधविश्वास वाली बातों को, फुहड़ वाली बातों को, सामाजिक कुरीतियों को बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है। इसलिए कन्हैयालाल को यहाँ पर लेखक को लगता है क्या कि हमारे घर वाले इन सब पिछड़े ख्यालातों वाले बातों को नहीं मानेंगे, हमारे घर में गुजर बसर नहीं हो सकेगा। अगला सवाल देखिए, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? तो देखो क्या यहाँ पर, अमरूद की पेड़ की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठकर लेखक और उसका 3-4 भाई बहनों में अपनों अपनों उम्र के फर्क को भूल दोस्ताना हरकत में बदल दिया। यानी कि देखिए, अमरूद का पेड़ था, नीचे छांव थी, आराम से सभी भाई बहनें बैठकर, चूंकि भाई बहनों में उम्र का फर्क होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। ठीक है, तो एक दूसरे की इज्जत करना पड़ता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर उन सबको भूलकर दोस्ताना व्यवहार करके, ठीक है, मतलब क्या ही माहौल बन जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि अमरूद का पेड़ है, एकदम मस्त ठंड ठंड हवाएं चल रही है, सब बैठ कर गपिया रहा है, बात कर रहा है। तो वही चीज़ था यहाँ पर। मतलब उन्होंने जो भाई बहनों जो उम्र का फर्क था उनको भी भूल दोस्ताना हरकत में बदल दिया। वहां बैठकर प्राय नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत कर उनके बीच मनोरंजन का अंग होते जा रहा था। मतलब कभी गुस्से में बात करते, कभी जोर से बात करते, कभी धीरे बात करते, कभी ताप वशीभूत उग्रता के साथ, मतलब पूरा एनर्जेटिक वे में बात करते। ठीक है, नए नए विषयों को सोच करके, नए नए टॉपिक्स पर। अब सोच देखे होंगे जब बहुत सारे दोस्त आपस में बैठते हैं तो कहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है, उसी प्रकार आप लोग भी। तो यहाँ पर सारे भाई बहन आपस में बैठकर अलग अलग विषयों पर बात करते और उसका मनोरंजन लेते थे। अतः अमरूद का पेड़ जो था दोस्तों, भाई बहनों के बीच एकता का भाव दिखा रहा था कि हाँ सच में सभी आप मतलब समझ रहे हो। अभी तो वो दिन आता ही नहीं है ना, अब सब फोन में अपने आप बिजी रहते हो, कोई एक साथ मिलकर बैठता भी नहीं है। अगर एक साथ बैठा भी एक रूम में तो दोनों जो अगर 2 भाई है तो दोनों फोन में बिजी रहेंगे। अगला सवाल हो गया है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? जब लेखक घर जाते हैं तो उन्हें उदास क्यों होना पड़ता है? देखो, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करने लगता है। क्यों करने लगता है भाई साहब? तो देखो, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर कटवाना चाहती है। तब लेखक को लगता है कि जब हम जिंदगी की बुलंदियों को छूने लगे हैं, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के नियम मिथ्या भाई ने पराजित कर दिया। उसे दुख हुआ। मतलब जब लेखक वापस घर आता है तो उनकी जो माँ है, ठीक है, क्योंकि लेखक के घर में सभी पढ़े लिखे थे, उनकी माँ इस बात को नहीं मान रही थी कि हाँ इस आंगन में घर में अमरूद का पेड़ नहीं होना चाहिए, अशुभ है, ये है वो है। तो लेखक को बहुत बुरा लगा कि अभी जब हम लोग जिंदगी में बुलंदियों को छू रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और अभी इस तरह की बातें करना बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। तो उन्होंने माँ की जो रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाई ने जो उन्हें पराजित कर दिया था, ठीक है, उनकी माँ के मन में जो भय बैठ चुका था अंधविश्वास को लेकर, तो उसने लेखक को दुखी किया। समझ रहे हो? अगला सवाल है, लेखक को मीदू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा? तो देखो, क्षोभ मतलब होता है गुस्सा, किसी भी चीज पर होकर क्षोभ हुआ ना, मतलब कुछ बोल दिया, ये चीज मतलब अपना गुस्सा दिखाना। लेखक ने जब माँ से अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा तो माँ ने उस पेड़ को अशुभ माना। ऐसा सुनकर मीदू के गुस्से को सहारा मिला। वह इस बात से क्षुब्ध हो गया कि अमरूद का पेड़ भला अशुभ कैसे हो गया। लेखक को यह अच्छा लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह की दकियानूसी बातों पर विश्वास करेगी ही नहीं। समझ रहे हो? जब मीदू ने इस बात से गुस्सा हो गया, इस बात से कि लेखक की माँ जो कह रही थी कि अमरूद का पेड़ जो है घर में अशुभ है, तो मीदू इसको इस बात से गुस्सा हो गया और वो कहने लगा कि भला अमरूद का पेड़
अशुभ कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। तो लेखक को ये चीज़ देखकर अच्छा लगा, समझ रहे हो। अगला सवाल है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह क्यों दी? मतलब लेखक को लोगों ने क्यों कहा कि भाई साहब शाम में सफर मत कीजिए, बस से क्यों कहा? तो देखो, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह दी। क्यों दी भाई साहब? क्योंकि उन्होंने कहा समझदार लोग शाम वाली बस में इसलिए सफर नहीं करते ताकि रास्ते में कहीं बस खराब न हो जाए और पूरी रात बर्बाद न हो जाए। मतलब ये कहते हैं, ये तर्क दिया, ठीक है चलो बस से सफर कर रहे हो, अगर शाम में जा रहे हो और कहीं बस खराब हो जाए और चूंकि शाम में निकलोगे तो रात तो होगा ही, तो फिर आपको रात भर वहीं दिक्कत करना पड़ेगा। क्योंकि आप सुबह निकलोगे तो दिन भर आपके पास समय रहेगा, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन रात को शाम को बस में चढ़ते हो तो रात हो जाएगा और फिर कहीं अगर बस खराब ना हो जाए तो फिर समझ रहे हो पूरी रात बर्बाद हो जाएगा वहीं बस में बैठ बैठ कर। तो ये चीज़ है। आगे देखो, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है? मतलब लेखक क्या लगा कि सारी बस ही इंजन है? तो देखो क्यों, जब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस हड़ करने लगी। उसे ऐसा लगा कि वह बस में नहीं इंजन के भीतर बैठा। आप लोग देखते हो कि इंजन कैसे आवाज़ करता है पूरा जब बस चलता है। तो जब बस चलने लगा, स्टार्ट किया, तो चूंकि बस खटा रहा था तो सारी पूरा बस एकदम हड़ करने लगा। तो उसे लगा हम बस में नहीं इंजन में बैठे हुए हैं, इतना हड़ कर रहा है। अगला सवाल है, लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि अब बस अभी अपने आप चलेगी? मतलब लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि बस के हिस्सेदार ने, मतलब जिसका बस था, उसने बताया क्या कि बस अभी अपने आप चलेगी। तो भला बस कभी अपने आप चलती है? तो देखो वही चीज़ को लेकर लेखक को हैरानी हुई कि लेखक ने जब बस के बारे में जानकारी ली कि क्या यह बस चलती भी है, जब लेखक ने बस को देखकर पूछा, क्योंकि दिख तो रहा था खटारा टाइप का, तो तब हिस्सेदार ने क्या बताया कि चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी, अपने आप चलेगी। ठीक है, क्या कहा कि चलती क्यों नहीं जी, चलेगी और अपने आप चलेगी। तो अपने आप बस चलेगी, यह बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई कि क्या बस भी अपने आप चलती है? तो इसलिए ठीक है, हैरानी हुई लेखक को। अगला सवाल, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखो लेखक को डर लग रहा था क्या कि यह बस किसी पेड़ से न टकरा जाए, और इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो दुर्घटना में जान ही ले लेगा। मतलब उसे लग रहा था कि कहीं अगर बस पेड़ से जाकर टकरा जाए तो समझ रहे हो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा और उसकी जान ले लेगा। तो लेखक जितने सारे पेड़ को देख रहा था उसे अपना दुश्मन समझ रहा था कि कहीं अगर बस से टकरा जाए तो फिर तो हो गया, कहानी खत्म, समझ रहे हो। सविनय अवज्ञा के बारे में पता कीजिए। प्रस्तुत पाठ में व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा का उपयोग किस रूप में किया है? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पता करने बोला गया, आखिर क्या था वो, और प्रस्तुत पाठ ने एक व्यंग्यकार ने किस प्रकार सविनय अवज्ञा का उदाहरण देकर यहाँ पर व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सभी को पता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने संपूर्ण भारतीयों को शामिल कर अंग्रेजों की बात न मानने के लिए एकजुट किया था कि अंग्रेज न स्कूल जाएंगे न कुछ, मतलब फुल्ली उसका विरोध। ठीक है, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बस के भी सभी हिस्से उसका विरोध कर रहे थे कोई चीज़ का। इसी को लेकर व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की बात कहकर व्यंग्य किया, क्योंकि चूंकि बस के सभी लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है क्या यहाँ पर? ठीक है, तो इस बात से सभी लोग यहाँ पर कहकर व्यंग्य किया वो व्यंग्यकार ने, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो रहा है, गांधी जी पूरे भारत को लेकर विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, और बस में जितने सारे सवारी थे, जितने सारे यात्री थे, सभी विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इस बात को लेकर व्यंग्य हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। अगला सवाल देखो, क्या पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाना उचित है? पुराने वाहन वातावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो देखो, पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाना अनुचित है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुराने वाहन से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। पुराने वाहन आवाज करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये वातावरण को प्रदूषित कर नुकसान पहुंचाता है। मतलब पुराने जो वाहन है चलाना किसी भी दृष्टि से वो वातावरण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उससे धुआं निकलेगा। आप देखे होंगे कि कितना धुआं निकलता है, और हड़हड़ जैसी कितनी आवाज़ जैसे बस में निकल रही थी, पूरा एकदम आपका कितना आवाज़, तो ध्वनि प्रदूषण करेगा, धुआं निकलेगा तो फिर वो वायु प्रदूषण करेगा। तो इस प्रकार वो वातावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए पुराना वाहन जो है चलाना सड़कों पर किसी भी तरह से उचित नहीं है। इससे अच्छा आप नया वाहन ले लो। लेकिन भाई साहब सभी के पास पैसा कहाँ होता है नया वाहन लेने का। अगला देखो, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे? तो छोटा नागपुर आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक स्थान है। छोटा नागपुर देखने ही बनता है, उसकी दिखते ही बनती है उसकी खूबसूरती। वहाँ स्वर्ग की तरह हर तरफ सुंदरता एवं शांति बिखरी पड़ी है। छोटा नागपुर में क्या स्वर्ग की तरह हर तरफ सुंदरता है और शांति बिखरी पड़ी है। विभिन्न पक्षियों की आवाज़,
खेतों की हरियाली से यहाँ का वातावरण रोचक बन जाता है। समझ रहे हो कि कितनी अच्छी कोकिल की आवाज़ होगा, एकदम हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, देखकर ही आंखों को सुकून मिल जाएगा। तो वो वाला चीज़ है वहाँ पर। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। मतलब हर तरफ आकर्षक दृश्य है। तो अतः छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि देखने में अच्छा है, एकदम पक्षियों की कलकल आवाज़ सुनाई देती है, मनमोहक दृश्य रहता है, तो इसलिए छोटा नागपुर को यहाँ पर स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। अगला सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो हुंड्रू का जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक दिखता है। क्या बोल रहा है कि हुंड्रू जो जलप्रपात है दोस्तों बिल्कुल देवलोक जैसी है इसकी शोभा। 243 फीट ऊंची जगह से जब पानी गिरता है पहाड़ों को चीरता है, ठीक है, तो बिल्कुल मनमोहक गजब ही दिखता है। पानी गिर गिर कर 20 फीट उछलता है। समझ रहे हो कि उतना ऊपर से, एक तो 243 फीट ऊंचे से गिर रहा है, ठीक है, तो 20 फुट पानी उछल जाता है गिरकर। प्रपात से आगे का दृश्य और भी अधिक मनमोहक है। उसके आगे भी ऊंचे ऊंचे प्रपात है, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात है रांची में। आप लोग अगर मौका मिले तो जरूर देखने जाना, लेकिन हाँ डेंजर है, थोड़ा संभल के जाना। अगला सवाल है, लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया? तो देखो उत्तर क्या है, संभावना भावना एवं संग्राम के कारण लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। फर्श साफ सुथरा था तो लेखक फर्श पर ही बैठ गया। ठीक है, संभावना भावना एवं संग्राम के कारण लेखक क्या हुआ, बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। फर्श भी साफ सुथरा था तो वहीं पर लेखक बैठ गया। लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है। लेखक जो है कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो लेखक को 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया था, यानी कि लेखक फर्स्ट डिवीजन कर जाता अगर 3 नंबर और मिल जाता। कॉलेज में अध्यापक आशा करते हैं कि लेखक यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, किंतु उसे प्रथम श्रेणी भी नहीं प्राप्त होती है। समझ रहे हो, इस कारण शर्म के मारे कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया। मतलब आप सोच रहे हो, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, अगर आपके शिक्षक आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और कह रहा है कि ये तो पूरे विद्यालय में टॉप करेगा, लेकिन आप विद्यालय में टॉप तो छोड़ो, आप फर्स्ट डिवीजन भी नहीं कर पाते हो, 3 नंबर से सेकंड डिवीजन कर जाते हो, तो फिर शर्म तो लगेगा ही भाई साहब। तो आप क्या करो, विद्यालय छोड़ दोगे। तो उसी प्रकार लेखक के साथ भी हुआ कि 3 नंबर से फर्स्ट डिवीजन होते होते रह गया, और चूंकि स्कूल के सभी शिक्षक उन पर बहुत ज़्यादा आशावादी थे कि हाँ चलो अच्छा नंबर लाएगा, लेकिन वो ला नहीं पाया, तो इसलिए वो क्या हुआ, वहां से शर्म के मारे भाग गया। कौन? लेखक जी। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे आप लोगों को शर्म के मारे नहीं भागना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और सभी को शेयर कीजिए ताकि जल्दी जल्दी मैं भी और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन बस पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।